भारतीय बाजारों पर गहरी और मजबूत पकड़ रखने वाले निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ चल रहा है, बड़ी भारी उठापटक और जो खबरें आती दिख रही है, उसी से आपसे राय लेना चाहता हूँ। कितना डरने की, सावधान रहने की जरूरत है? और जो लोग बार बार बात कर रहे हैं कि भाई ये तो पूरा वाला मामला पहले 2008 जैसा फिर से हो रहा है, आपका क्या असेसमेंट है? आपने तो 2008 भी बड़ा नजदीकी से देखा है और अब फिर ये पूरी जो सिचुएशन है, कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और टी शर्ट में बहुत यंग लग रहे हैं अरे आप। थैंक यू कहना सर। पड़ेगा। देखिए राहुल जी, देखिए क्या है, हमें यंग दिखने के लिए टी शर्ट पहननी पड़ती है, आप सूट में भी हमसे ज्यादा दिन लगते हैं। इट्स ऑल इन द हार्ट अनुज जी, वहां तो आप हमसे हमेशा यंग ज्यादा रहेंगे। थैंक यू जी। बट अनुज जी, आई थिंक थोड़ा जल्दी है इसका प्रोग्नोसिस देना। ऑब्वियसली चाहे वो क्रेडिट स्विस की बात हो या सिग्नेचर या सिलिकॉन वैली बैंक या जो भी और बैंक्स हैं, ऑब्वियसली जहां जहां उनके डोमिसाइल है, उनके सेंट्रल बैंक्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कंटेजियन ना बन जाए। फिलहाल तो ठीक ठाक लग रहा है, थोड़े बहुत रेजोल्यूशन, डिपॉजिट्स, फंडिंग वगैरह सब हो रही है। लेकिन अनुज जी, मुझे अभी भी लगता है कि इन्फ्लेशन ऑन करंट एविडेंस इज स्टिल द मोर डोमिनेंट थीम, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये क्राइसिस वहां पे के एक बैंक से हो रही है, और फिर भी कल ईसीबी ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किए थे। तो ये जो चर्चा हो रही है अमेरिका में कि शायद फेड रेट हाइक नहीं करे, आप देखेंगे कि लास्ट आंकड़े जो आए थे इन्फ्लेशन के वो 6% थे। कल रात के जो हाउसिंग स्टार्ट्स आए थे वो 10% बढ़े थे, बिल्डिंग परमिट्स 14% बढ़े थे। तो आई थिंक क्योंकि 55% का यूएस इन्फ्लेशन हाउसिंग से आता है, मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक शायद एक और आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा मार्केट है अनिल जी, पहले 18 से 19,000 का रेंज था, फिर 17.5 से 18.5 हो गया, फिर 17 से 18, अब 16.5 से 17.5 का रेंज है। ये 500 पॉइंट से उसका हाई और लो नीचे आता जा रहा है। ये कुछ सडनली नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो ये थोड़ा एक डिसकंसर्टिंग है। वॉल्यूम्स काफी हद तक ड्राई अप हो चुके हैं। अगर स्टॉक्स बढ़ भी रहे हैं तो ज्यादा वॉल्यूम पे नहीं बढ़ रहे हैं, घट भी रहे हैं तो ज्यादा वॉल्यूम्स पे नहीं घट रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के चर्न्स भी काफी हद तक कम हो गए हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो मुझे लगता है कि जो बाकी के 9 महीने रह गए हैं, 16 से 18,000 का एक ब्रॉड रेंज है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बायस टुवर्ड्स द डाउनसाइड है। इसका यह मतलब नहीं है कि स्टॉक्स खरीदने के मौके नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन जो हेडलाइन इंडेक्स है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए इसको। तो थोड़ा सा सावधानी रखें और हड़बड़ी जल्दबाजी इस बात के लिए न करें कि 2008 जैसा मामला है या नहीं। थोड़ा सा वक्त और लगने दें, तब ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। अब आइए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास अपने ट्रिगर्स कम हैं, ग्लोबल मार्केट्स के दम पर हम ज़्यादा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। क्या संकेत मिल रहा है आपको? लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स और कमज़ोर हो सकते हैं या टिके रहेंगे? और दूसरा, इसी के साथ जुड़ा हुआ एफआईएस के फ्लोज वापस से बिकवाली शुरू हुई है, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? तो अनिल जी, आपको याद होगा पिछले साल एफआईएस की करीबन $30 बिलियन की सेलिंग थी और डोमेस्टिक सी करीबन $30 बिलियन की बाइंग थी, और मार्केट प्रीटी मच हेडलाइन फ्लैट था। अगर ये 2008 होता और ऐसी सेलिंग आई होती तो अब तक बाजार, आई थिंक हमारा जो निफ्टी की हम बात करते हैं वो 8-10 हजार के आसपास होता, क्योंकि इतनी सेलिंग अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी उस वक्त नहीं थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की स्थिति बहुत मजबूत है, करीबन 36 आई थिंक 36-37 लाख करोड़ का पूरा एयूएम है, उसमें से इक्विटी आपका होगा कुछ 14-15 लाख करोड़ का। तो एक अब्जॉर्प्शन पावर आ गई है इंडियन मार्केट में कि अगर जो एफआईएस है वो सेल करते हैं, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एआईएफ, पीएमएस अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसके चलते आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि फेड 1 या 2 रेट हाइक और करेगा। मुझे लगता है कि हम आपके स्टूडियो में थे अनिल जी, पिछली बार जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी और जिस तरह की कमेंट्री आई थी, हमने सब कहा था, अजय बगा साहब वगैरह भी थे वहां पे, कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक शायद इंडिया में भी हो जाएगा। इसके चलते आई थिंक वी नीड टू पोजिशन आवर पोर्टफोलियोज इन अ स्लाइटली मोर डिफेंसिव मैनर। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की रिलेटेड सेक्टर्स हैं, क्योंकि एक प्री इलेक्शन ईयर है, 1 साल बाद लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं, तो आई थिंक एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर से अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए। डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे थोड़ा ज्यादा झुकाव होना चाहिए, और उस पे भी ज्यादा झुकाव जहां पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा होगी वहां पे। तो यहां से मुझे एक मार्केट क्रैश तो नहीं दिख रहा है जी। अगर 5-7% भी गिर गया तो आपके जो अच्छे स्टॉक्स हैं, यू कैन स्टार्ट बाइंग नाउ एंड एवरेजिंग ऑन द वे डाउन। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर भारतीय बाजारों के लिए आउटलुक क्या है सर?
अनिल जी, बहुत एक हेडलाइन नंबर, अब मैं अक्सर आपको एक हेडलाइन नंबर देता हूँ, इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो रहा है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि हेडलाइन इतने तो बना सारे ही देंगे, मूविंग पार्ट्स हैं। आप तो खाली दिल की बात बोलो, हेडलाइन तो हम बना लेंगे। तो आई थिंक दिल की बात यह है अनिल जी कि मुझे लगता है कि अगर हम दिवाली तक 18,000 पे हुए तो आई थिंक विल हैव अ गुड ईयर, मेरे हिसाब से। अच्छा वो दैट इज द वे आई पुट इट। यहां से वहां की जर्नी बहुत वॉलेटाइल होगी। आपको शायद 16.5 भी दिखने को मिल सकता है, 17.5 भी। पर मुझे लगता है अगर दिवाली जो 7-8 महीने दूर है, वहां तक अगर हम 18,000 तक निफ्टी कायम रख पाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मुझे लगता है कि फिर वो उसमें भी बहुत सारे पैसे बन जाएंगे रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के। बिल्कुल ठीक बात है। तो 16,000 से 18,000 ये रेंज रहेगी। अच्छा, इस रेंज में फिर क्या इस साल पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, पैसे लगाने के मौके मिलेंगे, बनाने के मौके मिलेंगे, और यदि हाँ तो कहाँ? तो अनिल जी, जैसे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट प्रेजेंट किया था तो ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीज कैपिटल एलोकेशन की बात की थी, और वो ज्यादातर रोड्स में जा रहे हैं। तो हमारे ब्रोकरेज हाउस पे हम दो तीन स्टॉक्स हैं जो बहुत पसंद करते हैं। वो है पीएनसी इंफ्रा और केएनआर कंस्ट्रक्शंस, ये दो टॉप पिक होंगे। और तीसरा अगर उसमें जोड़ना चाहें तो अशोका बिल्डकॉन को भी जोड़ सकते हैं। आई थिंक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टू नेम्स अनिल जी, पीएनसी एंड केएनआर, ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो आई थिंक 2.5 to 3 times है। बैलेंस शीट काफी दुरुस्त है, प्रोमोटर्स पे कोई शंका नहीं है। और आई थिंक हर साल उनको करीबन 5 से 8-10 हजार करोड़ के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो एक स्टेडी स्टेट आपको 15-20% का ग्रोथ मिल जाएगा। अब ये रोड्स बनाने के लिए आपको सीमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। तो आई थिंक हिस्टोरिकली भी जब लोकसभा इलेक्शंस के पहले का एक साल देखें, चाहे जो भी सरकार हो, जनरली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि 8 से 10% का सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है इस साल। क्रूड काफी हद तक नीचे आ चुका है, 65 से 75 का भी रेंज चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, तो एबिटा में मेट्रिक टन आपका 200 से 250 रुपए बढ़ सकता है। तो आई थिंक सीमेंट में अगर आप लार्ज कैप्स में खेलना चाहें तो आप अल्ट्राटेक खेल सकते हैं। मिड कैप्स में अगर देखना चाहें तो रैमको सीमेंट, और स्मॉल कैप्स में बिरला कॉर्प। अब ये हो गया, एक तो आपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए रोड्स के, दूसरा जो रोड्स बनाने के काम आएगा, तीसरा ये है जो ये रोड्स पे काम करेंगे, जो मजदूर हैं, क्योंकि उनको आमदनी मिलेगी। तो आई एम होपिंग कि अगर मॉनसून ठीक ठाक हो गया और ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए तो एक कंजम्पशन स्पेंडिंग पे भी 3-4 महीने बाद एक बूस्ट आ सकता है। तो वहां पे अगर आपको उस तरह की पोजिशनिंग करनी है तो आप लीवर ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। दो और पॉकेट जहां पे मुझे लगता है कि अभी भी पैसे बन सकते हैं अनिल जी, एक है केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स पिछले 15-16 महीने से काफी फ्लैट रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट, एंड दे सीन अ टाइम करेक्शन ऑल्सो। तो आई थिंक वहां पे हमारा झुकाव होगा एसआरएफ और विनिति पे। हमें लगता है कि ये कंपनीज आपको 15 से 20% कंपाउंडिंग देंगे। एसआरएफ के वैल्यूएशंस भी 20 टाइम्स पे हैं, तो ज्यादा कुछ स्ट्रेच नहीं आ रहे। तो आई थिंक केमिकल्स एक दूसरी जगह है। और आखिरी स्पेस जहां पे मुझे लगता है पैसा बन सकता है वो है कमर्शियल व्हीकल्स। तो आप अशोक लेलैंड को खेल सकते हैं। आई थिंक अभी भी आपको अगले 2 साल में 20% का वॉल्यूम ग्रोथ मिल जाएगा, कुछ 250-300 बेसिस पॉइंट की मार्जिन एक्सपेंशन, और FY 22 से 25 में ईपीएस करीबन 3 गुना हो रहा है। तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स, उसके चलते आप उसका एक सप्लायर भी खेल सकते हैं, जमुना ऑटो, जो कि 40% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी है। और अगर आप सीवी फाइनेंसिंग की बात करें तो चोला फाइनेंस भी आप देख सकते हैं। तो वो एक पूरा आपको एक सीवी का एक पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो ये कुछ 4-5 जगह है अनिल जी, अगर मैं पोर्टफोलियो बना रहा होता तो इस तरह का मेरा माइंडसेट होता अगले एक साल के। ओह वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक्स आपने दिए हैं जिनका आपको पोर्टफोलियो बनाना है बाजार में जब भी आपको कमजोरी के मौके मिले। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और बाजार पर और साथ ही स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।